लगभग 10 दिन के बाद मैं पर्याप्त रूप से खड़ा होने के लायक, चलने के लायक और अपने सोचे विचारे हुए रास्ते से संघाई के चीनी मुख्यालय की तरफ चलने के लिए स्वस्थ हो गया था। उन्होंने भय के साथ मेरी तरफ मेरे भूरते बने हुए और विकृत चेहरे को देखा और 1 महीने से अधिक समय के लिए मैं अस्पताल में रहा, जबकि उन्होंने मेरी टांग में से एक हड्डी मेरे नाक को दोबारा बनाने के लिए ली। जब मुझे चुकिंग के लिए ठीक होने के लिए संभालने के लिए चीनी चिकित्सा में से सक्रिय चिकित्सा अधिकारी के रूप में वापसी पर वापस भेज दिया गया, चुकिंग उन सारे कार्यों से जिनसे मैं गुजर चुका था, सभी साहसी कार्यों को करने के बाद मुझे ये देखकर प्रसन्नता होगी, इसलिए मैंने अपने दोस्त के साथ, जो इस युद्ध में पैदा हुई बीमारी से इलाज करने के लिए खुद भी वहां जा रहा था, यात्रा शुरू की। हम चुकिंग में आए अंतर के ऊपर आश्चर्यचकित थे। अब यह वह चुकिंग नहीं था जिसे हम जानते थे। हमने अपना रास्ता मंदिर की ओर, जिसमें हम पहले रुक चुके थे, लिया। यहाँ मंदिर की शांति में अपने सिरों के ऊपर सुगंधियों के बादल उड़ते हुए हमने महसूस किया कि हम शांति में आ गए हैं। हमने महसूस किया कि पवित्र आकृतियां हमारे प्रयासों के समर्थन में आशीर्वाद सहित हमारी ओर टकटकी लगाकर देख रही थी, और शायद उस व्यवहार के ऊपर जो हमें दिया गया था, जिससे हम गुजरे थे, थोड़ी सहानुभूतिपूर्ण थी। हाँ, खूंखार दुनिया में बाहर जाने से पहले अपने घाव से उभरते हुए ताजी पीड़ा और सबसे खराब मुसीबतें झेलने के लिए प्रस्तुत हम घर में शांति में थे। मंदिर की घंटियां बजी, तुरैया बजाई गई। ये दोबारा फिर से सुपरिचित, अत्यंत प्रिय प्रार्थना का समय था। हमने वापसी पर पूरे आनंद के साथ दिल से अपने स्थानों को ग्रहण किया। उस रात आराम करने के लिए हम थोड़े विलंबित से हो गए, क्योंकि बातचीत के लिए इतना ज्यादा था, बताने के लिए इतना ज्यादा था, वैसे ही इतना ज्यादा सुनने को भी था, क्योंकि चुकिंग ने बम गिरते हुए कठिन समय को देखा था। परंतु हम महान विदेश से थे, जैसे वे मंदिर में इसको कहते भी थे, और हमारे गले सूखे थे। इससे पहले कि हमको मंदिर की सीमा में जमीन के ऊपर अपने अपने कंबलों में घुस जाने के लिए जाने दिया जाए और अपने पुराने सुपरिचित स्थान पर सोने के लिए दिया जाए, अंत में नींद ने हमें अपने आगोश में ले लिया। सुबह मुझे अस्पताल जाना था, जिसमें मैं पहले निवासी चिकित्सक के रूप में और बाद में चिकित्सीय अधिकारी के रूप में विद्यार्थी रह चुका था। इस बार मैं एक मरीज के रूप में जाने वाला था। इस अस्पताल का मरीज होना वास्तव में एक अच्छा अनुभव था। मेरी नाक हालांकि कष्ट दे रही थी, ये विषाक्त हो गई थी, इसीलिए इसे खोलकर मिटा देना ही इसका एकमात्र इलाज था। ये एक बहुत कष्टदायक विधि थी। हमारे पास कोई निश्चेतक नहीं थे। हमारे सभी प्रदाय अर्थात सप्लाईज बंद कर दिए गए थे। उसे आनंदपूर्वक झेलने और जिसको छोड़ा भी नहीं जा सकता था, कुछ भी नहीं था। परंतु जैसे ही ऑपरेशन पूरा हुआ, मैं मंदिर को वापस लौटा, क्योंकि चुकिंग में अस्पताल में पलंग बहुत कम थे। घायल लगातार आते जा रहे थे, और केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही, केवल उनको ही जो बिल्कुल चल नहीं सकते थे, अस्पताल में रहने दिया जा रहा था। दिन के बाद दिन मैंने ऊंची सड़क पर छोटे रास्ते के साथ नीचे की तरफ को अपने चुकिंग की यात्रा की। काफी अंत में 2 या 3 हफ्तों बाद चिकित्सा विभाग के डीन ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और कहा, ठीक है लोब्सांग मेरे मित्र, हमें कुल मिलाकर तुम्हारे लिए 32 कुली नहीं लगाने पड़ेंगे। हमने सोचा कि कुछ करना चाहिए। तुम जानते हो, ये छुओ और जाओ जैसा है। वास्तव में चीन में शव यात्राओं को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। निश्चित रूप से शव वाहकों की उचित संख्या किसी के सामाजिक ओहदे के साथ विचारणीय थी। मुझे ये मूर्खतापूर्ण लगता था, क्योंकि मैं
अच्छी तरह जानता था कि जब आत्मा ने शरीर को छोड़ ही दिया तब यह कोई अर्थ नहीं रखता कि उसके शरीर का क्या होगा। हम तिब्बत के लोग अपने छोड़े हुए शरीर के बारे में कोई व्यर्थ झमेला नहीं करते थे। हम उन्हें लाश तोड़ने वाले को दे देते थे जो उसे तोड़ते थे और उनके टुकड़ों को पक्षियों को खिला देते थे। एक दिन हवाई हमले सामान्य से अधिक तेज दिखाई दिए। हर जगह बमबारी हो रही थी। पूरा क्षेत्र बमों के गिरने के गड्ढों से भर गया था। सेनाएं वापस जा रही थी। तब उस दिन शाम को एक जापानी टुकड़ी हमें अपनी बोनटों का निशाना बनाती हुई दूसरे को केवल यह दिखाने के लिए कि वह हमारे मालिक है, हमारी ओर दौड़ी। हमने कोई प्रतिरोध नहीं किया। हमारे पास बिल्कुल हथियार नहीं थे। जापानियों ने मुझे एक प्रभारी के रूप में रूखेपन से पूछा और तब वे क्षेत्र में बीमारों का परीक्षण करने के लिए गए। सभी मरीजों को खड़े होने के आदेश दिए गए। दूसरे जो इतने बीमार थे कि चल नहीं सकते थे, उनको दुश्मन के द्वारा तत्काल ही वही वजन उठाने के लिए बंदूकों के बोनटों से कोचा गया। हम में से बचे हुए को एक युद्धबंदी शिविर में जाने के लिए काफी आंतरिक भाग में काफी दूर आगे जाने के लिए कहा गया। हम प्रतिदिन मीलों मील चलते गए। मर जाने पर मरीज सड़क के किनारे छोड़ दिए जाते थे। दो जापानी संतरी उनको ये देखने के लिए दौड़ते कि किसी की कीमत की बची तो नहीं है। मौत में भींचे हुए जबड़े जिज्ञासा से बोनट के साथ खोले गए और दांतों में भरा हुआ सोना निर्दयता के साथ खींचकर बाहर निकाल लिया गया। मृतक के ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ा। जापानियों ने उनसे हर चीज को ले लिया। घटते घटते थकते हुए और ज्यादा थकते हुए हम कई दिनों तक चलते रहे, जब तक कि हम में से कुछ जो नए शिविर तक पहुंचे दुख और थकान की लाल बाढ़ के सामने लड़खड़ा कर गिर रहे थे। अंत में शिविर में पहुंचे और ये भी बहुत ही खराब शिविर था। यहाँ फिर से प्रश्न पूछना शुरू हुआ। मैं कौन था? मैं तिब्बत के लामा के रूप में चीन की तरफ से क्यों लड़ रहा था? इन प्रश्नों में मेरा जवाब था कि मैं लड़ नहीं रहा था, बल्कि टूटे हुए शरीरों को रफू कर रहा था और उन लोगों को जो बीमार हैं, उन्हें घाव या विस्फोट लगे हैं, उनकी मदद कर रहा था। उन्होंने कहा उन शरीरों की मरम्मत कर रहे थे ताकि वे दोबारा हमारे विरुद्ध लड़ सके। अंत में मुझे काम पर लगा दिया गया, उन लोगों की देखभाल करने के लिए जो कि गुलाम के रूप में जापानियों की सेवा करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 4 महीने बाद हमें पता लगा कि उस कैंप का एक बड़ा निरीक्षण होने वाला है। कुछ उच्च अधिकारी यह देखने के लिए आ रहे हैं कि बंदी शिविर किस प्रकार चल रहे थे और क्या उनमें कोई इस लायक है जिसको कि जापानियों के उपयोग में लाया जा सके। हम सभी भोर सवेर जल्दी ही पंक्तिबद्ध कर दिए गए और घंटों तक हमें खड़ा रखा गया। शाम को देर शाम तक और हम तब तक एक दुखी भीड़ की तरह दिखाई दिए। जो थकान के कारण गिर गए उनको बोनट मारे गए और उनको मुर्दे के ढेर के ऊपर घसीटकर फेंक दिया गया। जैसे ही उच्च शक्ति की कारें आवाज करती हुई हमारी ओर आई और पदकहीन व्यक्ति उसमें से कूदकर बाहर निकले, हमने अपनी पंक्तियों को सीधा खड़ा किया। निरीक्षण करने वाले जापानी मेजर ने बंदियों को देखते हुए आकस्मिक रूप से उन पंक्तियों की ओर टहल कर देखा। उसने मेरी ओर नजर मारी। उसने मुझे सावधानी पूर्वक देखा। उसने मुझे घूरा और मुझे कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं सका तथा उत्तर नहीं दिया। तभी अपनी तलवार की म्यान को उसने मेरे चेहरे के ऊपर मारा। मेजर ने उससे कुछ कहा। दरदली रिकॉर्ड दफ्तर की ओर दौड़ा और बहुत जल्दी ही मेरे रिकॉर्ड के साथ वह वापस आया। मेजर ने उसे झपटा मारकर छीन लिया और जोर से पढ़ा। तब उसने मुझे गाली दी और अपने साथ के संतरियों को कुछ आदेश दिया। एक बार फिर मैं उनकी बंदूकों की मार के बट से गिराकर नीचे डाल दिया गया। एक बार फिर से दोबारा सुधारी गई
बनाई गई मेरी नाक कुचल दी गई और मुझे घसीटकर संतरियों के कमरे में लाया गया। यहाँ पर मेरे हाथ और पैर पीठ के पीछे बांध दिए गए और उनको मेरी गर्दन से खींचकर बांध दिया गया, ताकि हर बार जब मैं आराम करना चाहूं, मेरी भुजाएं लगभग मुझसे दबी रहें। लंबे समय तक मुझे ठोकरें मारी गई और पंप किया गया और सिगरेट की ठूठों से जलाया गया। जब मेरे ऊपर प्रश्नों की बौछार हुई, तब दुख मुझे उत्तर देने में मजबूर कर देगा। मुझे घुटनों पर चलने के लिए मजबूर किया गया और संतरी मेरी एड़ियों के ऊपर उछलकर कूदे। धनुष के रूप में तनाव के कारण मेरे जोड़ टूट गए। प्रश्न जो उन्होंने मुझसे पूछे, मैं कैसे भागा, जब मैं दूर था, तब किन किन लोगों से बात की, क्या मैं यह जानता था कि भागना उनके सम्राट के प्रति अपमान है। उन्होंने सेनाओं की हलचलों की विस्तार से जानकारी मांगी, क्योंकि उनका ऐसा सोचना था कि मैं तिब्बत के लामा के रूप में तिब्बत की प्रवृत्ति के संबंध में बहुत कुछ जानता हूँ। वास्तव में मैंने उत्तर नहीं दिया और उन्होंने जलती हुई सिगरेटों से जलाना जारी रखा और अंत में उन्होंने मुझे एक टूटे से पट्टे के ऊपर फेंक दिया।